अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथिफाई विद आमिर। आज हम डेट 24 पे जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। अब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि जो है ये तकरीबन 7वां पेपर है, तो तकरीबन सारे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, सेम तरीके से आ रहे हैं, जस्ट वैल्यू चेंज। तो उनको छोड़ रहे हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से मैं वो क्वेश्चन उठा पिक किए हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द वैल्यू ऑफ log 3 एट बेस 27 इज। ठीक है। अब लॉग का क्वेश्चन जो है वो 6 पेपर्स जो पिछले हुए हैं पास्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी के, सब में लॉग का क्वेश्चन आया है और सेम टू सेम ऐसा ही आया है। जस्ट उसका नंबर और बेस में चेंजिंग होती है। ठीक है। तो इसलिए ये मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है इसको अटेम्प्ट करते वक्त। तो सपोज करते हैं हमें कहा गया है कि लॉग ऑफ 3 एट बेस 27 फाइंड करना है। अब जो फाइंड करना है इज इक्वल के दूसरी तरफ होगी सपोज एक्स। तो सबसे पहला काम होगा, हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बेस जो है वो 27 है, और लॉग में इज इक्वल के इस तरफ जो भी होता है वो बेस का पावर होता है। ठीक है। तो 27 पावर एक्स हो गया इन दोनों को हमने ऐसे। ठीक है। अब बच गया 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 इज इक्वल के दूसरी तरफ रखते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के बेसिस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 27 की फैक्टराइजेशन। ठीक है। 3 की टेबल 3 9 ज़ा 27, फिर 3 की टेबल 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 की टेबल 3 1 ज़ा 3। तो 3 तो जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 20 सॉरी, हाँ, चलो ठीक है, 27 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 3 पावर क्यूब। ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे 27 की जगह पे तो 20 सॉरी, तो 3 पावर क्यूब होल पावर एक्स। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो अब पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू एक्स, 3x इज इक्वल टू 3। अब बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। हम कहेंगे अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल की कंडीशन है तो पावर भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 3x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/3। तो भाई x की वैल्यू मिल गई हमें 1/3। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। अब जिनको ये वैल्यूज़ पता होंगी तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है। तो अब आते हैं कॉस स्क्वायर 60 की जो वैल्यू है वो है 1/2 कॉस 60 की, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 साइन 30 की। ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की, टेबल यहाँ पे नहीं बना रहा, लेकिन टेबल की अलग से एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखेंगे और समझ जाएंगे कि टेबल कितना आसान है बनाना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो वैल्यूज़ पुट की हैं, तो मतलब हमने कहा कि कास 60 डिग्री जो है वो बराबर है 1/2 के, एंड साइन 30 डिग्री जो है वो बराबर है 1/2 के। तो वो वैल्यूज़ हमने पुट कर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बेस, ओ सॉरी, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा सेम ही रहेगा, 4, 1 + 1 2। रिड्यूस करेंगे दोनों को, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। 2z/5 प्लस 3/21/3 इज इक्वल टू 9। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, इन दोनों को रिड्यूस करके देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो ये कुछ ऐसे कंडीशन हो गई कि 2z/5
प्लस 7 इज इक्वल टू 9। 7 यहाँ पे प्लस का इधर लेके आए माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2z/5 इज इक्वल टू 9 - 7। तो ये क्या हो जाएगा 2z/5 इज इक्वल टू 9 में से 2 माइनस करें सब्ट्रैक्ट तो 2 बचेगा, ठीक है, और 7 माइनस करें तो 2 बचेगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 2 5 10, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 10/2। तो रिड्यूस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10। तो z इज इक्वल टू 5। हमें z की जो वैल्यू मिल गई वो 5 मिल गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जो था, द वैल्यू 25% ऑफ 60 एंड 15% ऑफ 80। चलो पहले 25% मीन्स अपान में 100, ठीक है। हाफ की जगह पे मल्टीप्लाई 60 माइनस 15% मीन्स अपान में 100, हाफ की जगह पे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 में कैंसिल। अब 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। इसको रिड्यूस करते हैं 0 0 में कैंसिल। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। और ये अब हर पेपर में प्लस की साइन होती है, यहाँ पे माइनस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ तो मेरी गलती है, सही नंबर ने मैंने नहीं, सही से मैंने नहीं देखा, या वो करंट कुछ ऐसी थी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं दोनों का आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस का भी माइनस का भी, ठीक है। पहले माइनस का लिख देते हैं और माइनस अगर 15 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 4 द 12, तो ये 12 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 15 - 12 क्या हो जाएगा 3, अगर माइनस की साइन है। पर अगर बीच में प्लस की साइन है तो क्या हो जाएगा 15 + 12, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अगर प्लस है तो ये आंसर होगा, अगर माइनस है तो ये हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। अ ट्राइंगल डेट हैज़ बेस। अब हमें एक ट्राइंगल का बेस बता रहा है, ठीक है, वो क्या है 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या करनी है ट्राइंगल की एरिया फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देख लें कि अगर कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल, सॉरी मुझे ट्राइंगल बनाना था, ये मैंने क्या बना दिया, लेट मी चेक, ठीक है, कि हमें बनाना है ट्राइंगल, हाँ, ठीक है। अच्छा, वो हाइलाइटर पिक किया हुआ है तो ट्राइंगल हाइलाइटर के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। तो इसको, हाँ चलो हमारे पास ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर कोई भी चीज़ें एंगल वगैरह कुछ भी नहीं पता तो जो नीचे वाली साइड होती है हम उसको सपोज बेस कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड ये होता है कि जो भी आपके पास ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का जो भी बेस है वहाँ से आप परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करें। ट्राइंगल की हाइट का मतलब है वो इस वर्टेक्स तक लेके आए, ठीक है। अब जो भी इसकी लेंथ होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे 90 की एंगल बननी चाहिए, ठीक है। ऐसे ना हो कि कोई यहाँ से ऐसे लेंथ मालूम करे और उसको जो है वो कहे कि एल्टीट्यूड है। लेकिन अगर हमने बेस ये कंसीडर किया हुआ है तो अब हम बेस इसके 90 के हिसाब से लेंगे, ठीक है। या कोई ऐसे कह ले कि भाई इस लाइन को यहाँ से ऐसे ड्रा करे और कहे वो हाइट है तो वो एल्टीट्यूड है, तो नहीं। एल्टीट्यूड क्या होगा, जो आपने बेस कंसीडर किया हुआ है वहाँ से 90 डिग्री की एंगल बने, एक इमेजिनरी लाइन बनाए जो हाइट को बता दे, हाइट बताए, ठीक है। तो एल्टीट्यूड असल में हाइट है ट्राइंगल। तो भाई एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है। अब हमें एरिया चाहिए, ठीक है।
तो ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब हाइट मतलब एल्टीट्यूड ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास क्या था 12 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या था 6। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये बचे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास रिमेनिंग बचे, तो 6 6 ज़ा 36 और सेंटीमीटर था और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास एरिया क्या होगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में देखें, द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स। ठीक है, अब याद रखना हमें गर्ल्स कितनी कही गई हैं, 4 गर्ल्स। ठीक है, इज 2 ईयर्स, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, शायद 20 लिखा हुआ है, मेरी मिस्टेक। ठीक है, इधर मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, 20 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शन, और वो जो हमारे पास 4 गर्ल्स की एवरेज एज बताई गई है 20 ईयर्स, और उनका जो प्रोपोर्शन है चारों गर्ल्स का वो क्या है 4:5:7। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूजन हो गई। हमें गर्ल्स अगर 4 कही गई हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स बताई गई हैं, तो हमें जो रेशो बताए जिसको प्रोपोर्शन में कह रहा है, तो वो भी हमें 4 गर्ल्स का बताया, लेकिन यहाँ पे कितनी गर्ल्स का बता रहा है, 3 गर्ल्स का बता रहा है। तो यहाँ पे ही क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि ये ही क्वेश्चन मैंने सर्च किया, तो मुझे 2 डिफरेंट जगहों पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसे मिला। द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20। अब यहाँ पे हमें 4 गर्ल्स कहा गया था और यहाँ पे क्या है 3 गर्ल्स इज 20, एंड देयर एज इन प्रोपोर्शन 3:5:7। एक गलती यहाँ पे 4 की है जहाँ पे 3 करना था, और दूसरी गलती यहाँ पे जो ये 4 है इस जगह पे भी 3 करना था, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता और ऑप्शंस के हिसाब से आंसर मिलता। ठीक है, अब आते हैं, अब इसमें कहा गया है द एज ऑफ यंगेस्ट गर्ल। अब दूसरी वेबसाइट पे मैंने चेक किया, तो सेम क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 ईयर्स, सेम वही, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3, एंड द एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, मतलब सेम वही मिस्टेक। ठीक है, उधर 3 कहा है और पहला रेशो भी 3 दिया हुआ है, लेकिन इसने 4 कहा, पहला रेशो 4 दिया, तो चलो ठीक है कि चलो यहाँ से नहीं उठाया हुआ, ये अपना ही क्वेश्चन है, चलो तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ तो ये 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, अगर नहीं तो यहाँ पे चौथा रेशो भी होना चाहिए, क्योंकि रेशो हमें 3 दिए गए हैं और गर्ल्स हमें क्या कही गई हैं, 4 गर्ल्स। ऐसे हो सकता था कि ये प्रोपोर्शन बताते और कहते कि चौथी गर्ल्स का रेशो फाइंड करो, गर्ल का रेशो फाइंड करो, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एज ऑफ ओल्डेस्ट गर्ल। ठीक है, चौथी गर्ल का रेशो नहीं पूछा गया, तो मतलब स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दी गई है उसमें मिस्टेक है, एक रेशो मिसिंग है। ये सही तब हो सकता था जब यहाँ पे हमसे चौथी एज ऑफ ओल्डेस्ट गर्ल नहीं पूछता, जस्ट हमें ये कह देता कि आप जो हैं चौथी गर्ल का रेशो फाइंड करें। अब रेशो फाइंड करें तो फिर भी उसको बीच में यहाँ पे प्रोपोर्शन की निशानी देनी थी। ठीक है, थर्ड रेशो फाइंड करना है या फोर्थ रेशो फाइंड करना है, या तो वो बताना था। ठीक है, या फिर बीच में प्रोपोर्शन की साइन देनी। और इसमें कहा गया है एल्डेस्ट गर्ल मतलब ओल्डर गर्ल, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है असल में स्टेटमेंट ये वाली सही है, पेपर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इधर 4 और इधर 4, ये दोनों 4 हो गए अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर इनको लेके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा और एक्यूरेट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है, 3 रेशोज दिए गए हैं, 3:5:7। तो हम क्या कहेंगे कि हम मान लेते हैं कि क्या है कि भाई एवरेज एज जो है वो 20 है, इज इक्वल, तीनों गर्ल्स की एज क्या है, एक की सपोज 3x है प्लस 5x प्लस 7x। ठीक है, एक्स क्यों, क्योंकि ये रेशो सिंप्लीफाई में दिया गया है, ज़रूर यहाँ पे कोई सेम नंबर कैंसिल आउट किया गया है, इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और 3 गर्ल्स का रेशो है तो डिवाइडेड बाय 3,
3 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 15x। 15 इधर लेके आएंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू एक्स। 15 की टेबल 15 फोर ज़ा 60, तो 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू मिल गई 4। तो अब हम आते हैं रेशोज़ के हिसाब से। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। छोटे में छोटी गर्ल की एज जो है वो 12 ईयर्स, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 फोर ज़ा 20। फिर जो उससे बड़ी गर्ल है उसकी एज जो है वो 20 ईयर्स है। फिर क्या था 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 28, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी गर्ल है, जो ओल्डेस्ट है या एल्डेस्ट है, उसकी जो एज क्या है 28 ईयर्स है, ठीक है। और सबसे छोटी की 12। तो इस यंगेस्ट के हिसाब से 12 सही और ओल्डेस्ट के हिसाब से 28, ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है। अब हो सकता है कि दो कंडीशन मैंने बताई, या तो ये 4 और इस 4 की जगह पे 3 3 हो, या फिर हमें ये ओल्डेस्ट गर्ल की जगह पे यहाँ पे प्रोपोर्शन की साइन देके यहाँ पे चौथा रेशो पूछा गया हो, ठीक है। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में एरर है तो ये एरर कंसीडर करके सबको ग्रेस मार्क मिलेगी, या क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 10 years अगो, ठीक है, P वाज हाफ ऑफ Q। 10 साल पहले P जो था हाफ ऑफ Q था, मतलब P की एज जो थी Q की एज से आधी थी, ठीक है। 10 साल पहले की बात कर रहा है। इन द एज, एज में, इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, और जो अभी जो प्रेजेंट एजेस हैं उनमें जो रेशो है वो P की एज 3:4 है, PQ, ठीक है। देन द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज। अब हमें क्या बताना है, उन दोनों की प्रेजेंट एज का टोटल बताना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से समझेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखें, हमें 10 साल पहले की इक्वेशन बनानी है, लेकिन पहले प्रेजेंट एज से स्टार्ट कर, क्योंकि कह रहा है पी वाज हाफ ऑफ क्यू इन एज, कब, 10 years अगो, 10 साल पहले। तो अभी तो हम प्रेजेंट एज देखें क्या है, प्रेजेंट एज हमें इस रेशो से मिलेगी, ठीक है। प्रेजेंट एज के हिसाब से जो पी की एज है, जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो है 3x, ठीक है। और क्यू की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 4x, जो इनके रेशियोज हैं उसके हिसाब। अब आते हैं 10 years अगो, इनकी एजेस क्या होती। 10 years अगो मतलब पी की एज जो भी है 3x, उसमें से 10 साल माइनस करें, और क्यू की एज जो भी है, ठीक है, 4x, उसमें से हम 10 साल माइनस करें 10 year अगो। अब 10 year अगो के हिसाब से हमें इक्वेशंस मिल गई, पी की भी इक्वेशन मिल गई, क्यू की भी मिल गई, ठीक है। एज मिल गई, इक्वेशन नहीं कहते हैं इसको, एज कहते हैं, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी कि 10 year अगो पी वाज हाफ ऑफ क्यू। पी जो था वो क्यू की, पी की एज क्यू की आधी एज के बराबर थी। तो इक्वल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अगर पी क्यू के हाफ था, मतलब पी इज इक्वल टू क्यू की एज का हाफ कर, टू इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 2p इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यही हो जाएगा, सॉरी, इसको हाफ था तो इसको, हाँ सही है, सही तो लिखी थी मैंने स्टेटमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2, ठीक है। तो अब 10 साल पहले की इक्वेशन ये बनेगी। अब 10 साल पहले की जो हमारे पास एजेस हैं वो इसमें पुट करें, तो भाई पी की एज क्या थी 2, 3x - 10, 3x-, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू की एज क्या थी 4x - 10। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 6x -2 10 ज़ा 20 इज इक्वल टू 4x - 10, ठीक है। ये 4x प्लस का इधर लेके आए माइनस का, तो 6x - 4x इज इक्वल टू
माइनस का 10, ये 20 यहाँ पे प्लस का इधर लेके और माइनस का इधर लेके आएंगे, 20 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू -10 + 20, तो 10 बचेगा। देन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 5, x हो गया 5। ठीक है, तो अब आते हैं प्रेजेंट एज पे। एक्स हमें 5 मिल गया, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे 5 पुट करें, तो 5 3 ज़ा 15 पी की एज है, और 5 4 ज़ा 20, 20 जो है वो क्यू की एज है। और दोनों की एजेस को अगर हम प्लस करें, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, द टोटल एज, द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज, टोटल मतलब समेशन 8। तो अभी पी की एज 15 साल है और क्यू की 20 साल है, तो दोनों का 8 एडिशन करेंगे तो 20 + 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 ईयर्स, और ये क्या हो जाएगा, टोटल एज। ठीक है, और ये किसकी एज थी, क्यू की एज, और ये पी की एज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो प्रेजेंट एज का रेशो था उसके हिसाब से हमने एक स्टेटमेंट बनाई कि पी की एज है 3x और क्यू की एज है 4x। 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो दोनों में से 10 10 माइनस कर दिया, तो अब 10 साल पहले की एज हमें पता लग गई मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से। फिर हमने क्या किया, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है कि पी जो था वो हाफ था क्यू के 10 साल पहले, तो उस हिसाब से हमने इक्वेशन बनाई और वहां से हमने वैल्यूज फाइंड करी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है, अब ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि जो अपोजिट वाली साइड्स होती हैं ये आपस में इक्वल होती है। ठीक है, और ये जो है आपस में इक्वल होती है, चारों आपस में इक्वल नहीं होती। ये अपोजिट वाली आपस में इक्वल होती हैं, ये अपोजिट वाली। जब चारों इक्वल होंगी तो तब उसको स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 28। पेरीमीटर का मतलब है कि चारों की अगर लेंथ को हम ऐड करें तो वो क्या है, 28। ठीक है, तो भाई हमारे पास P इज इक्वल टू 28। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इज, और उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 7 है। ठीक है, सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है, देन द ब्रीथ, हमें जो है दूसरी साइड ब्रीथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर के हिसाब से पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ, क्योंकि लेंथ 2 है और 2 विड्थ है। ठीक है, और पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 28 इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ मतलब 7 + 2w। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 28 इज इक्वल टू 14 + 2w। 14 प्लस का इधर लेके आए माइनस का, तो 28 - 14 इज इक्वल टू 2w। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 28 - 14 करेंगे तो बचेगा 14 इज इक्वल टू 2w। अब हमें w की वैल्यू चाहिए, 2 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेगा तो w विर्थ इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगी 7। ठीक है, विर्थ क्या मिल जाएगी, 7। अब देखें, लेंथ भी 7 थी, विड्थ भी 7 है, तो मतलब ये हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए था। तो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ होना चाहिए का था कि भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जबकि यहाँ पे कहा गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास ऑप्शन में कहीं पे भी 7 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जो कि आंसर हमारे पास 7 आ रहा है स्क्वायर के हिसाब। ठीक है, तो अब या तो लेंथ उसने गलत बताई हुई है हमें। ठीक है, हो सकता है लेंथ यहाँ पे 7 ना हो, सपोज लेंथ 8 हो। ठीक है, तो फिर अगर लेंथ 8 हो तो 8 टू ज़ा क्या हो जाएगा, 16, 16 इधर लेके आएंगे, 28 से माइनस करेंगे तो 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो 6 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद था। तो हो सकता है 7 की जगह पे लेंथ 8 हो, उसने 7 गलती से लिख दिया हो। तो अगर ये कंडीशन है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये या तो ये कर सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन को नल एंड वाइड कर दें, या सबको ग्रेस मार्क दे दें, या हर
जो क्वेश्चन है उसको क्या कर दें कि जो है ऑल करेक्ट कर दें। अब वो उनकी मर्जी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज। अब मैंने कहा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं? दो एंगल्स जिनको ऐड करें और आंसर 180 डिग्री आए तो उन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है। अब ये रेशियो है तो सपोज हम कहते हैं कि एक एंगल है 11x और दूसरी क्या है +7x, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कोई चीज़ कैंसिल की गई है सेम, तो वो जो चीज़ कैंसिल की गई है हमने उसको x कह दिया, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये 11 क्या हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 18 में कैंसिल तो 10, x की वैल्यू मिल गई 10। हमें क्या कहा गया है? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ओरिजिनल वैल्यू इन दोनों एंगल्स की फाइंड करेंगे। तो 11x, x की वैल्यू हमें 10 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री एक एंगल है, और दूसरी एंगल क्या होगी 7x, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 डिग्री। दोनों का डिफरेंस करें 110 माइनस 70, तो भाई 110 में से 70 माइनस करें तो ये 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो 40 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अल्लाह।